एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके विद निशि सिंह में। तो आज हम हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2015 का है। इससे पहले हम 2014 का मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष आप सबको पता ही होगा, उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। तो उत्कर्ष का यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीजिएगा। तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा अपकर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है या फिर आविर्भाव शब्द का विलोम कौन सा है? इन तीनों में से हमें बताना है। आविर्भाव शब्द का अगर विलोम देखे तो हो जाएगा तिरुभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा तिरुभाव। आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरुभाव। 53 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जिसकी लाठी उसी की भैंस क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति या कहावत या फिर सिर्फ लोकोक्तियाँ। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये क्या है? ये लोकोक्ति भी है और कहावत भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, लोकोक्ति और कहावत। अगला यहाँ पे हमारा संधि से क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ जूम कर देती हूँ, ये इस तरीके से। रमाधन ईश यानी रमेश, यह किस संधि का है या फिर ये किस प्रकार की संधि है? यहाँ पे हमें बतानी है कि कौन सी संधि है। तो रमाधन ईश, अगर आपको कहीं भी छोटे ए या फिर छोटे ओ की मात्रा दिखे तो बिना किसी संकोच के आप तुरंत वहाँ पे गुण संधि लगा दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि। और अगर जस्ट इसका अपोजिट यानी बड़ी ए या फिर बड़े ओ की मात्रा दिखे तो बिना किसी संकोच के आप वहाँ पे वृद्धि संधि कर देंगे। तो ये ट्रिक बहुत आसान है, अगर एक बार अपने माइंड में बैठा लेंगे तो आपसे इन दोनों संधियों में कभी गलती नहीं होगी। तो अगर सिंगल ए या सिंगल ओ की मात्रा हो तो गुण संधि, अगर डबल ओ या फिर डबल ए की मात्रा हो तो वृद्धि संधि। तो यहाँ पे रमाधन ईश यानी वहाँ पे देखिए छोटी ए की मात्रा लगी है तो गुण संधि यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूँगी। 55 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? या फिर जो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रिया की विशेषता यानी यहाँ यहीं से क्लियर है कि क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो शब्द दो वाक्यांशों या फिर दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने का क्या काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 57 नंबर का क्वेश्चन है। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? समास पूछ रहा है इसमें 57 नंबर के क्वेश्चन में। कमल के समान नयन में कौन सा समास हो जाएगा? जहाँ पे किसी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है। द्वंद्व जहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अव्ययभाव क्या होता है? अव्ययभाव जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। तत्पुरुष क्या होते हैं? तत्पुरुष के भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो यहाँ सिंपली याद रखिएगा, जहाँ किसी एक चीज़ की दूसरे से तुलना की जाए वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? मतलब बाहरी आवरण। तो परिधन आवरण, परि का मतलब क्या होता है? बाह्य या फिर बाहरी। तो बाहर से जो ढका हुआ आवरण है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, परिधन आवरण यानी पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अरण्य रोदन का अर्थ है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
तो अरण्य रोदन का क्या अर्थ है? अरण्य का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। अरण्य का मतलब होता है कि जंगल। अरण्य का क्या मतलब होता है? जंगल, यानी जंगल में चुपचाप रोना। अरण्य रोदन यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक की बात करें तो आपको कोई भी शब्द दिया जाए तो आप सबसे पहले उस शब्द का वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा लिंग उसमें है। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक हमेशा पढ़ी जाती है, तो यानी किस लिंग के अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा स्त्री जाति के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, माँ शब्द का तत्सम है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। अगर माँ शब्द के तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? मातृ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, मातृ तत्सम है माँ का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नीली साड़ी में कौन सा समास है? तो यहाँ साड़ी की कौन सी विशेषता बताई, सॉरी विशेषण पूछ रहा है इसमें, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी क्या है? नीली है, यानी साड़ी का क्या बताया जा रहा है? रंग बताया जा रहा है। जहाँ कोई रंग, रूप या फिर किसी की व्यवस्था, स्थिति, ये सब बताया जाए तो ये सब किस में आते हैं? गुणवाचक में आते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो नीली साड़ी क्या हो जाएगी? गुणवाचक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द के अगर पर्यायवाची की बात करें तो तरंग का मतलब क्या होता है? उर्मी, फिर लहर जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, तरंग का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ कौन खड़ा है? वाक्य में सर्वनाम का भेद है, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम दिया गया है? वहाँ कौन खड़ा है अगर बात हो, यानी कोई दो व्यक्ति खड़े हैं और एक दूसरे से पूछ रहा है कि वहाँ कौन खड़ा है, यानी किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्नवाचक, यानी एक दूसरे से पूछ रहा है कि वहाँ कौन खड़ा। कई लोग अनिश्चयवाचक भी लगा देंगे, कौन क्या ये सब, लेकिन ये प्रश्नवाचक है, पूछा जा रहा है कि कौन खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़ के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम सबको पता है कि शब्द के आगे क्या जुड़ता है? उपसर्ग, यानी उप का मतलब ही होता है आगे, और शब्द के बाद में क्या जुड़ता है? प्रत्यय, ये भी याद रखिएगा। तो शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द में जुड़ के वाक्य उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? वो अर्थ में परिवर्तन नहीं लाते, लेकिन उसे एक दूसरे ढंग से क्या करते हैं? प्रस्तुत कर देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 66 नंबर का क्वेश्चन। तो 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, यानी उनमें लिंग, वचन, विभक्ति इन सब का परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। पूछा है कौन सा ऐसा अव्यय होता है जो कि वाक्य में लग के उसे एक विशेष क्या करता है? बल प्रदान करता है, या फिर उसे वाक्य को और अच्छा बना देता है। तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा निपात। निपात क्या होते हैं? जैसे हा, है या फिर की, ये सब सारे शब्द होते हैं जो वाक्य में जुड़ के वाक्य को क्या करते हैं? एक विशेष बल, यानी उसको और ज़्यादा अच्छा या फिर मजबूत, या फिर वाक्य को क्या कर देते हैं? और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, निपात। इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो देखा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताना है इसमें, यानी हमें यहाँ पे एक वाक्यांश दिया है और उस वाक्यांश के लिए हमें क्या करना है? एक शब्द बताना है। जो देखा ना जा सके तो क्या हो जाएगा? अदृश्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखे ना, या फिर जिसे हम देख ना सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है, अंक का सर्वाधिक उपयोग
अर्थ बताइए, या सॉरी अर्थ, उपयुक्त अर्थ का युग्म बताना है। अंक का आपको पता ही होगा, संख्या होती है, जैसे 1 2 3 ये सब क्या आते हैं हमारे अंक है, यानी संख्या है। और एक अंक का क्या मतलब होता है, एक अंक का मतलब होता है गोद, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सबसे उपयुक्त शब्द युग्म हो जाएगा। संख्या और गोद ये दोनों ही अंक के क्या हो जाएंगे, सबसे अच्छे अर्थों में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 69 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। मोहन बाजार की ओर गया है, तो इसमें क्या हो रही, क्रिया हो रही, मोहन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाजार की ओर, तो ये क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। मोहन बाजार की ओर गया है। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। तो मुहावरा क्या दिया गया है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाने का मतलब क्या होता है कि सहनशीलता की सीमा क्या हो, टूट जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। जब कहते नहीं, अगर कोई बात जो हद से ज़्यादा बढ़ रही है या फिर सीमा को पार कर रही हो, तो क्या कहते हैं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सिर से पानी गुजर जाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 71 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी दिया गया है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सी दिया गया है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ये पढ़ने से ही क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसमें गलत दिया गया, यानी अशुद्ध दिया गया। डी भी पढ़ लेते हैं, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो ये तो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कई लोग अशुद्ध शुद्ध क्वेश्चन पढ़ते नहीं, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। इसी के साथ चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं। 72 नंबर का है, दो शब्दों के परस्पर मेल से, मेल का मतलब क्या होता है, समास का मतलब ही होता है दो शब्दों का मेल, क्या कहलाता है, समास, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समास। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है 73 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र या फिर प्रिय बैरी। बैरी तो कभी प्रिय यानी दुश्मन तो कभी प्रिय नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बैरी। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। अगला दिया है 74 नंबर का क्वेश्चन, और एक सेकेंड, 74 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते उन्हें क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी हम ऊपर भी कर चुके हैं कि जो दो वाक्य, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ते क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चपल शब्द का उचित विलोम होगा। 75, चपल का मतलब क्या होता है, चपल का मतलब होता है चंचल या फिर जिसमें चंचलता भरी हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, गंभीर, यानी धीर गंभीर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, गंभीर। चपल का विलोम क्या हो जाएगा, गंभीर। 76 नंबर का क्वेश्चन है, साक्षर शब्द का विलोम होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, साक्षर का मतलब होता है अक्षर सहित, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निरक्षर, यानी अक्षर रहित। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, निरक्षर। साक्षर का विलोम निरक्षर। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम, यानी अंधेरे का विलोम पूछ रहा है। अंधेरे का विलोम क्या हो जाएगा, उजाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट। कई लोग सोच रहे हैं प्रकाश, लेकिन अगर अंधकार होता तो प्रकाश होता, अंधेरे का उजाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 77 का करेक्ट, उजाला क्या हो जाएगा, अंधेरे का विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, खून खौलना मुहावरे का अर्थ है। खून खौलना का क्या अर्थ होगा,
खौलना मतलब बहुत अधिक गुस्सा आना, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक क्रोध आना। अगला दिया 79 नंबर का, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना। आंखें खुली, इस मुहावरे का हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। ओके, तो आंखें खुलना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, होश में आना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, होश में आना। आंखें खुलना मतलब होश में आना, यानी सच्चाई सामने आना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर का क्वेश्चन है, लिखना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखना, तो 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लिखना का अगर हम भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा, लिखाई। जैसे अगर हम कहें कि उसकी लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लिखाई, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 81 नंबर का क्वेश्चन है, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। वैसे पुत्री का भी अर्थ वही होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा एक पर्टिकुलर शब्द दे के पूछ रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। बहुत मेहनत करने वाला लड़का, यानी क्या, राकेश बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बॉय है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, परिश्रमी। राकेश परिश्रमी लड़का है, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला 83 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी में सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है, यानी सरकारी कामकाज की भाषा के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा। राजभाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सरकारी कामकाजों में किया जाता है। तो राजभाषा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर का दिया है कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, या फिर वह पत्र क्या कहलाता है। तो नौकरी के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं, यानी अपना आवेदन देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, आवेदन पत्र कहलाता है। 84 नंबर का हो जाएगा आंसर बी। अगला 85 नंबर का क्वेश्चन है, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखा जाता है। तो अगर आप सबने, मेरे ख्याल से तो आप किसी ने पत्र नहीं लिखा होगा, तो 85 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसके शहर का पता तथा पिन कोड। किसी को भी पत्र भेजते समय उसके शहर का पता और पिन कोड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वह पत्र उसके पास पहुंच जाए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उसके शहर का पता तथा पिन कोड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 86 नंबर के क्वेश्चन पे। 86 में हमें पर्यायवाची पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ध्वजा का। ध्वजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 86 नंबर का। ध्वजा की अगर पर्यायवाची की बात हो तो क्या हो जाएगा, केतु। केतु का मतलब क्या होता है, ध्वजा। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 87 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। यानी 4 ऑप्शन दिए, इनमें से हमें बताना है कि कौन एक दूसरे से अन्य है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अक्ष यानी आँख, तो ये तो सही है। बी दिया गया है कुष्ठ या फिर कोढ़, ये दोनों ही सही हैं। सी दिया गया है कब्र और दफन। डी दिया गया है कोकिल या कोयल। कोकिल और कोयल भी क्या है, करेक्ट दिया गया, लेकिन कब्र और दफन यहाँ पे बेमेल है। कब्र का क्या मतलब होता है, जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, दफन किया जाता है। दफन करने तो प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कब्र और दफन ये क्या है, बेमेल है। तो 87 का आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लेखक इलाहाबाद से संबंधित है। ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, बी दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, सी दिया गया है रामचंद्र शुक्ल और डी दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र। इलाहाबाद शहर की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी वहाँ से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यानी उसका शुद्ध प्रयोग नहीं हुआ है।
पहला दिया गया है मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। बी दिया गया है अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। सी दिया गया है अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। डी दिया गया है मैं मरने के बाद भी अपनी मित्रता को याद करूँगा। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है यानी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि करेक्ट है, यानी अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए अंश की वाक्य में किस अंश में त्रुटि है। यहाँ पे 4 हमें खंड दिए गए, इसमें से बताना कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया है मैं आज सुबह। दूसरा दिया गया है आपके घर गया था। सी दिया गया है किंतु तुम घर पर नहीं मिले, ये डी है। तो अगर इस अंश में त्रुटि की बात करें तो 90 का करेक्ट हो जाएगा किंतु तुम घर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में त्रुटि है किंतु घर तुम घर, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके का जो पैटर्न होते हैं वो हर साल आता है, इसी तरीके से हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले आप व्याकरण को पढ़िए, उसके बाद आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप आपने कितनी अच्छी तैयारी की है या फिर आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाते हैं। आपकी तैयारी का लेवल आपको इससे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का अगर विलोम देखें तो यहीं से क्लियर है, विजाति क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, विजाति। इसी तरीके से चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। विलोम पूछ रहा है यहाँ पे किसका, उन्मूलन शब्द का। अगर उन्मूलन का विलोम देखें 92 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा इसका क्या, विलोम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रोपड़। उन्मूलन का विलोम रोपड़। ये इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है उन्मूलन का विलोम, ओके। बहुत सारे लोग इसमें सम्मूलन लगा देते, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोपड़। 93 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अमित शब्द का विलोम है। 93 नंबर का है, अमित शब्द का क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। विलोम से काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2015 में। अगर अमित शब्द का विलोम देखें तो क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, परिमित हो जाएगा किसका, अमित का विलोम। अगला क्वेश्चन दिया गया, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। श्री गणेश का बोलते हैं जब किसी चीज़ की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो क्या कहते हैं, इत श्री कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इत श्री हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धनी का विलोम शब्द पूछ रहा है। धनी का अगर विलोम देखें तो क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, यानी जिसके पास कुछ ना हो, निर्धन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए होते हैं, ये लास्ट में आता है। इसी तरीके का पैटर्न हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी पंक्ति दी रहेगी, जिसको आपको सारी पंक्तियों को पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके इनका आंसर देना है। तो मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। फिलहाल इसमें आपको मैं इसका एक निष्कर्ष बता देती हूँ कि इसमें बाढ़ के बारे में हमें बताया गया है, उससे क्या हानि क्या नुकसान होता है, या फिर बाढ़ क्यों आती है, उसका क्या प्रभाव रह जाता है हमारे जीवन में, उसी सब के बारे में इस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा वीडियो को रोक के। फ़िलहाल मैं आपको इसका आंसर करवा देती हूँ, क्वेश्चन आंसर। तो 96 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यह अनुच्छेद किसके बारे में बताता है। तो जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह अनुच्छेद किसके बारे में बताता है। यह अनुच्छेद हमें बताता है बाढ़ से होने वाली हानियों के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ से होने वाली हानियों के बारे में अनुच्छेद हमें बताता है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का है कि बाढ़ क्यों आती है। 97 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये एकदम कॉमन चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है, अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, नदियों का पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण बाँध टूट जाते हैं और
बाढ़ आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, इससे जनधन की बहुत हानि होती है, बी इसको देख के ही भय लगता है, सी दिया गया है इससे घरों में पानी घुस जाता है, फिर डी दिया गया है इससे बचने का उपाय नहीं दिखता। तो बाढ़ भयंकर क्यों है, क्योंकि इससे जनधन दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे जन और धन दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसलिए बाढ़ को क्या कहते हैं, भयंकर घटना है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल, ऑप्शन ए दिया है वेगवान होता है, बी दिया है घरों में घुस जाता है, सी दिया गया है गहरा होता है, या फिर डी दिया गया है दूषित होता है। तो बाढ़ का पानी पीने लायक क्यों नहीं होता, क्योंकि वह पानी क्या होता है, दूषित होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बाढ़ का पानी क्या होता है, दूषित होता है, इसी कारण से हम उसको पी नहीं सकते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन दिया गया 100 नंबर का क्वेश्चन है, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से क्या और विपत्ति आती है। तो बाढ़ से तो बहुत लोग की संपत्ति नष्ट हो ही जाती है, लेकिन इससे और क्या आपत्ति आती है। ए दिया गया है लोग डर कर घरों में घुस जाते हैं, बी दिया गया है दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, सी दिया गया है बीमारियां जन्म लेती हैं और फैलती हैं, या फिर डी दिया गया है बाढ़ को रोकना कठिन हो जाता है। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। बाढ़ के कारण क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, गंदा पानी इकट्ठा होने से डेंगू, ये सारी बीमारियां क्या होती हैं, फैलती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो आपकी संपत्ति के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये बाढ़। तो बीमारियां जन्म लेती हैं और क्या करती है, फैलती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हिंदी की मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।